दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं सेक्शन कंट्रोलर पर बात करने वाला हूं, जो कि आपने थंबनेल देख लिया है। इस पर मैं आज पूरा A to Z डिटेल में बात करूंगा कि आपका फॉर्म भरने से लेकर आपका सिलेक्शन तक की प्रक्रिया, इसके अलावा इसके जॉब प्रोफाइल क्या है, इसमें सैलरी क्या है, ड्यूटी का नेचर क्या है, कितने घंटे ड्यूटी रहने वाली है, महिलाओं के लिए जॉब कैसा है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। तो आप जानते हैं कि इसका जो फुल नोटिफिकेशन है भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है, जिसका फॉर्म 15 तारीख से यानी 15 सितंबर 2025 से भरे जा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन ही भरे जा रहे हैं, मतलब ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। अप्लाई लिंक की बात करूं तो ये rrbapply.gov.in पर जा करके आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करूं तो ये 14 अक्टूबर 2025 रहने वाली है। टोटल पोस्ट 368 पोस्ट है, जो कि काफ़ी कम है। और आपको बता दूं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से ये वैकेंसी निकली हुई है, सारे आरआरबी से निकली है। तो आप अपने जो आरआरबी है कोई भी और उसको सेलेक्ट करके फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एक ख़ास बात और है कि इसमें आरपीएफ एसआई की तरह जोन चुनने का मौका आपको सारे स्टेजेस यानी सिलेक्शन के बाद मिलने वाले हैं। तो आप भी हो सकता है कि आपको मनपसंद आपका जोन मिल जाए। तो ये अच्छा पहल है रेलवे की तरफ से। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख लिया है, एक एक चीज़ें डिस्कस करते हुए जाएंगे। टोटल पोस्ट बता दिया, ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपको इसके लिए कंप्यूटर सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो इससे भी आप अप्लाई कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करते हैं कि कौन कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में पास होने चाहिए। उसमें मिनिमम पासिंग मार्क कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ पासिंग मार्क होने चाहिए। और इसमें किसी भी प्रकार के आईटीआई डिप्लोमा या फिर कोई और कोर्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपीयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। आप अगर फाइनल ईयर में हैं तो आपका रिजल्ट 14 अक्टूबर 2025 से पहले ही आ जाना चाहिए, क्योंकि 14 अक्टूबर इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। हम यहाँ एज पर बात करते हैं तो आपकी जो एज है ये 1 जनवरी 2026 को 20 वर्ष से 33 इयर्स तक रहने चाहिए। अगर आप यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो इतना रहना चाहिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 वर्ष की ओवर एज में छूट मिल जाएगी। और अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में हैं तो आपकी जो है एज मिल जाएगी 3 साल की छूट मिल जाएगी। जो लोअर एज है यानी 20 साल, इससे कम एज आपका रहा तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और उनकी एज 20 वर्ष कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हम एज की बात करते हैं उनके लिए जो विकलांग है। यहाँ पे लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैंडिडेट जिनका 1 लेग 1 आर्म वाला डिसेबिलिटी है, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी विकलांग कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। और अगर आप विकलांग हैं तो आपको और 10 साल की छूट मिल जाएगी आपको। यानी कि आप अगर 33 इयर्स तक है तो आप 43 इयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको और 5 साल की छूट मिल जाएगी। OBC में आते हैं तो और आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। रेलवे कर्मचारी है, अगर आप रेलवे कर्मचारी है, आप भी चाहते हैं सेक्शन कंट्रोलर बनना, तो आपको एक और चीज़ें बता देते हैं कि आप अपना फॉर्म जब भी भरना तो आप रेलवे को बता के भरना कि मैं फॉर्म भर रहा हूं, ताकि आपका सिलेक्शन होने के बाद रेलवे आसानी से आपको NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दे। वरना जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपने रेलवे को इन्फॉर्म नहीं किया है तो आपको NOC नहीं मिलने वाला है। एज
की बात करूं तो आपका जो एज है, ये अगर रेलवे एम्प्लॉई है तो आप 40 वर्ष की एज तक फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप SC/ST में आते हैं तो वहाँ भी आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। अगर आप 45 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। OBC में आते हैं तो 3 वर्ष की छूट आपको वहाँ मिल जाएगी। बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड का, जो कि इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का मेडिकल स्टैंडर्ड होता नहीं है, फॉर्म भरने के बाद सेलेक्ट भी हो जाते हैं, बाद में रेलवे का डॉक्टर इनको मेडिकली डीकैटेगराइज यानी फेल कर देता है, तो वो सिलेक्शन के बाद भी रेलवे इनको नहीं लेती है। तो आपका अगर मेडिकल स्टैंडर्ड ये है A2, तभी आप फॉर्म भरना, अदरवाइज ये फॉर्म नहीं भरना। A2 मेडिकल को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि आपकी आंखें 6/9 होना चाहिए, वो भी विदाउट ग्लास। आप चश्मा लगाते हैं तो इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आपने कोई आई साइट ठीक करने के लिए ऑपरेशन करके रखा है, लेज़र ऑपरेशन या फिर कोई और, तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। नियर विज़न की बात करूं तो आपका नियर विज़न 5/6 होना चाहिए। आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, आपको नाइट विज़न का कोई इशू नहीं होना चाहिए, आपको बाइनोक्यूलर का समस्या नहीं होना चाहिए, आपकी आँखों में मायोपिया का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। आपके पास BP, शुगर या फिर हार्ट या फिर आपको TB या फिर आपको कोई रीढ़ की हड्डी की समस्या है या फिर आपको कैंसर है किसी भी प्रकार का, या फिर आपको एड्स है या किडनी का कोई गंभीर समस्या है जिस पे आप डायलिसिस पे चल रहे हैं, तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते ही। ये सारे A2 मेडिकल में मांगे जाते हैं और इसमें फिजिकली आप फिट होने चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या लेकर फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जिससे आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इससे पहले कोई फॉर्म भरा है, चाहे वो ALP का हो, टेक्नीशियन, JE, RPF या फिर कोई और भी फॉर्म भर के रखा है और आपने एक बार अपना अकाउंट क्रिएट किया है, तो आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है तो आपको फॉर्म भरने से पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और ये अकाउंट क्रिएट करने के लिए उसी समय आपको आपका ईमेल और एक वैलिड मोबाइल नंबर जो एक्टिव आपके पास रहना चाहिए, ताकि रेलवे समय समय पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसी पर देती रहेगी और आपको एक्टिव रहना चाहिए, तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपको रेलवे कोई पत्राचार या कोई करस्पॉन्डेंस अपनी तरफ से बाई पोस्ट नहीं करने वाली है। तो ये चीज़ें आपको करना है। तो आपको एक क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा, तो इसके लिए मोबाइल और ईमेल ज़रूरी है। इसके अलावा आपका एक आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि आपको उसमें आपको आधार वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी है। इसके अलावा एक पेन आपके पास हाथ में होना चाहिए, और ये जो पेन है ये ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए, आपके पास ब्लू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप साइन करेंगे तो आपको वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है और उसकी स्कैन करके आपको अपलोड कर देना है फॉर्म भरते समय। तो आपके पास ये ब्लैक पेन होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप SC/ST में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का रहा तो बहुत अच्छा है, नहीं रहा तो भी आप अपने स्टेट वाला लगा सकते हैं। बाद में आपका सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको सेंट्रल लेवल का मांगा जाएगा, उस समय आप दे सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप जब भी आपका कोई एग्ज़ाम होगा इसका, तो एग्ज़ाम के टाइम में रेलवे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेकेंड क्लास का स्लीपर का पास आपको प्रोवाइड करा देगी। अगर आप यानी आप अगर रेलवे की यात्रा का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर आप उसमें S लिखते हैं तभी आपको ये अपलोड करना है, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और ये कास्ट सर्टिफिकेट PDF फॉर्म में 400 KB के अंदर में होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, तो फॉर्म भरते समय आपने 10th में कितने परसेंटेज आपने कहाँ से किया है, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा, तो इससे अपने फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जो ड्रेस पहन के रखा है
तो ये ड्रेस आपका वाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है ये वाइट होना चाहिए और आपका ड्रेस अगर कलरफुल रहेगा तो आपकी फ़ोटो क्लियर आने वाली है। और एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो हम स्टूडियो से खिंचवा करके अपलोड करते थे, इस बार ये नहीं चलने वाला है। ये आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होगा, जो कि आपके वेब कैम से या फिर आपके स्मार्टफोन के फ्रंट वाले कैमरा से फ़ोटो खींच के अपलोड करना है, सामने पूरा देखते हुए। तो इस तरीके से आपके पास नॉन वाइट ड्रेस होना बेहद ज़रूरी है। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें, कि मैंने जो बता दिया कि आपको क्या क्या लेकर के फॉर्म भरना है। इसके हम सैलरी की बात कर लेते हैं कि आपको कितना सैलरी इसमें मिलेगा। तो इसका जो बेसिक पे है, इनिशियल पे है, ये 35,400 है। बट आपको इस पे जाना नहीं है, क्योंकि ये इनिशियल पेमेंट है और इसके अलावा इसमें बहुत सारे एलोवेंसेस जुड़ते हैं, जिसमें टीए, डीए, नाइट ड्यूटी अलाउंस, एचआरए वगैरह मिलता है, सिटी का अलाउंस मिलता है। तो इसमें आपकी जो सैलरी है वो 75 से 80,000 पर मंथ बन जाती है। ये 7th पे कमीशन की बात कर रहा। 8वां वेतन आयोग हमारा गठन होने वाला है, जो कि 1 जनवरी 2026 से अस्तित्व में आ जाएगा। तो हो सकता है कि आपकी सैलरी 1 लाख के पार जा सकती है। ठीक है, ये लेवल 6 की पोस्ट है और ये अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है और ये एक तरीके से काफ़ी एक जिम्मेदारी वाला पोस्ट है। इसका जॉब प्रोफाइल के बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। बात करते हैं इसका, जब आप इसके फॉर्म भर देते हैं तो आपको सिर्फ एक ही आरआरबी से फॉर्म भरना है। आपने कई आरआरबी से ढेर सारे एप्लीकेशन या 1 से 2 एप्लीकेशन आप डालें तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न में, जो कि काफ़ी बड़ा बदलाव है और ये ऐसा लग रहा था कि ये रेलवे एनटीपीसी के ग्रेजुएशन लेवल वाले फॉर्म में आना चाहिए था, बट ये रेलवे अलग लाई है। इसका मतलब है इस पोस्ट का जो बहुत बड़ा वैल्यू है, तो इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव किया गया है। एग्ज़ाम पैटर्न आपका एक ही सीबीटी रहने वाला है। ऐसा लग रहा था कि जो ग्रेजुएट लेवल में जैसे CBT 1 CBT 2 होता था, इसी तरीके से होगा, बट अब की बार सिर्फ एक ही CBT होगा। इसके बाद CBAT होगा, यानी आपका एक साइको टेस्ट किया जाता है। और साइको टेस्ट जिसको हम CBAT बोलते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। और रेलवे में जो भी बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है, जहाँ पे पैसेंजर की जान माल से जुड़ा हुआ कोई जॉब है, चाहे वो लोको पायलट का हो, चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट का हो, चाहे वो मोटरमैन का हो, चाहे स्टेशन मास्टर का हो, चाहे सेक्शन कंट्रोलर का हो, चाहे वो ट्रैफिक अप्रेंटिस का हो, तो ये लोग रेलवे के डायरेक्ट जो है पैसेंजर से ऑपरेशन से जुड़े होते हैं, यानी सेफ्टी से जुड़े हुए कर्मचारी है। तो इनका जो साइको है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए इनका साइको टेस्ट किया जाता है। तो आपको एक साइको टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जो कि आपको माइंड को चेक करता है कि आप उसके लिए लायक ही नहीं है। अगर आप पागल है या फिर आपको सोचने समझने की क्षमता नहीं है, आप लेट डिसीजन करने वाले लोग हैं, तो आप इसको एग्ज़ाम को पास ही नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद अब एक चीज़ बता दें कि ये CBT से 8 गुना बच्चे CBAT में जाएंगे, यानी साइको में जाएंगे। तो आप मल्टीप्लाई कर लो कि 368 में से 8 से मल्टीप्लाई कर लो, उतने सारे बच्चे CBAT यानी साइको टेस्ट के एग्ज़ाम में जाने वाले हैं। इसके बाद आपका जब CBAT का एग्ज़ाम आप दे लोगे तो CBT का 70% और CBAT यानी साइको टेस्ट का 30%, जैसा ALB और स्टेशन मास्टर में होता है, उसका एक मेरिट बनेगा। और इस मेरिट से आपका जो सिलेक्शन DV के लिए हो जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जितनी पोस्ट उतने ही लोगों को सिलेक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का और फिजिकल एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट DV होगा। और DV के बाद ये आपका मेडिकल हो जाएगा, और मेडिकल के बारे में मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। सब लोग पूछते हैं कि CBAT या फिर CBT का एग्ज़ाम कहाँ होगा, तो आपने फॉर्म भर दिया है, आपको फॉर्म भरते समय कोई एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिलता है सेलेक्ट करने का। आपका एग्ज़ाम आपके सिटी में होने वाला है।
उसके बाद आपका CBAT भी आपके सिटी में होगा। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका जो मेडिकल होगा ये आपके जिस जोन में आपने फॉर्म भरा है उस जोन में हो जाएगा, वहाँ आपको जाना पड़ेगा और आप खुशी खुशी जाएंगे भी, क्योंकि अगर आपको भारतीय रेलवे की नौकरी मिल रही है तो आप कहीं भी जाना पसंद करोगे। चलिए अगला बात करते हैं कि यहाँ पे सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे OBC का सर्टिफिकेट है, तो ये आपका जो OBC का सर्टिफिकेट है ये सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अगर आपका स्टेट में भी वही कास्ट है जो कि सेंट्रल लेवल में है तो आपका ठीक है, स्टेट वाला भी चल जाएगा। बट अगर आपका स्टेट में आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाते हैं OBC का और सेंट्रल में वो कास्ट नहीं आती है OBC में, तो आपका वो कास्ट इनवैलिड हो जाएगा। तो आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। डेट देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1 अप्रैल 2025 से पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। 14 अक्टूबर 2025 के अंदर का होना चाहिए, मतलब इसी डेट का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर्म भरते समय बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि OBC में वो उसमें सेलेक्ट कर देते हैं क्रीमी लेयर, जबकि अगर आपको OBC का फ़ायदा लेना है, आपको 27% का आरक्षण का फ़ायदा लेना है, तो आपको नॉन क्रीमी लेयर चुनना होगा। और ध्यान रखना कि अगर आप एग्ज़ाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको OBC नॉन क्रीमी लेयर का ये सर्टिफिकेट रेलवे को देना ही होगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको OBC का फ़ायदा नहीं मिलेगा, और आपने अगर UR का कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको UR में सिलेक्शन दे दिया जाएगा, अदरवाइज आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। तो ये बात हो गई हमारा किसका, OBC सर्टिफिकेट का। SC ST सर्टिफिकेट कोई भी हो, कितना भी पुराना हो, चल जाता है, उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि SC ST सर्टिफिकेट कास्ट बेस्ड सर्टिफिकेट है, इसका कोई इशू नहीं आता है। OBC का सर्टिफिकेट क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर यानी टोटल इनकम बेस्ड सर्टिफिकेट होता है, इसी वजह से 1 साल के अंदर का मांगा जाता है। EWS सर्टिफिकेट भी आपका इसी डेट का होना चाहिए, यानी आप 1 साल पुराना होना चाहिए। 14 अक्टूबर से 1 साल पुराना आपका होना चाहिए। बात करते हैं कम्युनिटी सर्टिफिकेट का, यानी वो जो अल्पसंख्यक बोलते हैं, जिसको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो आपको फीस माफ़ी के लिए ही एक अल्पसंख्यक वाला माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगता है, तो कुछ लोग एस कर देते हैं कि मुझे इसका फ़ायदा चाहिए। और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट हिंदू को नहीं, मुस्लिम और सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट और इस तरीके से जो कैटेगरी है इनको सिर्फ फीस माफ़ी के लिए होता है। इनका कोई एग्ज़ाम में या सिलेक्शन में कोई रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता है। तो आपको जो 500 रुपये फ़ीस देना है तो आपको 250 रुपये फ़ीस देना होगा। लेकिन ध्यान रखना, सिलेक्शन के बाद आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट का एक कोर्ट का लेटर जमा करना पड़ेगा, जो कि उसमें आपने अगर बनवाने जाते हैं तो आपको 1000-2000 रुपये खर्चा हो जाता है। तो आप 250 बचाने के चक्कर में आप 2000 खर्चा करके आएंगे। इससे अच्छा ये है कि आप 500 रुपये फ़ीस दे करके आप बच सकते हैं ये अपना जो बाकी जो खर्चे हैं। तो ये आपके लिए फ़ायदा रहने वाला है। बात करते हैं इसके CBT का। सबसे इम्पॉर्टेंट है, CBT में काफ़ी बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे 120 मिनट का समय रहेगा, 100 सवाल पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। मतलब एक सवाल आप सही करोगे तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, अगर आपने 1 सवाल गलत कर देंगे तो आपको 1/3 का मार्क यानी निगेटिव मार्क आपको काट लिया जाता है। इसके 100 सवाल जो बंटवारा हुआ है इसमें थोड़े से बदलाव किए गए हैं। इसका जो मैथमेटिक्स है इसमें कुछ चेंजेज है, जो कि आपको पार्ट ए पार्ट बी में करके दिया है, तो इसको मैं सिलेबस यहाँ पे लगा देता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें ऐड किया गया है, जैसे प्रोबेबिलिटी या फिर स्टैटिक्स, जो कि इंटर के लेवल का होता है, जिसको हिंदी में प्रायिकता भी बोलते हैं। तो ये आपको तैयार आपको अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा आपका ये मैथमेटिक्स 60 नंबर का रहेगा। इसके अलावा लॉजिकल कैपेबिलिटी के 20 सवाल रहने वाले हैं, जिसमें बाइनरी लॉजिक
के सवाल आने वाले हैं उसको भी आपको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि इसमें सिलेबस में क्या क्या ऐड हुआ है। 20 सवाल। इसके अलावा आपका जो रीजनिंग है इसमें 20 सवाल, यानी मेंटल रीजनिंग के 20 सवाल, इस तरीके से 100 सवाल आपके हो जाते हैं। तो ये हमारा पूरा एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पर बात हो गई। अब बात करते हैं कि आपने जब एग्ज़ाम दे दिया, सिलेक्शन हो गया, तो आपकी जो ड्यूटी है इसको कैसा ये ड्यूटी माना जाता है। तो ये ड्यूटी बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। इसी वजह से ये पूरा इसको रेलवे में जो कैटेगरी किया गया है इसको इंटेंसिव किया गया है, यानी एक सतत या तो लगातार कर्मचारी है जो ड्यूटी में रहता है। तो इसको 8 घंटे नहीं बल्कि सिर्फ 6 घंटे की ड्यूटी दिया जाता है। ठीक है, इस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसको फीमेल के लिए कितना अच्छा है। इससे पहले आप बता देते हैं कि ये एक शिफ्ट वाइज ड्यूटी है, यानी आपकी ड्यूटी डे में भी रहेगी और आपकी ड्यूटी नाइट में भी रहेगी। महिलाओं के लिए ये जॉब कितना बेटर है इस पर बात करते हैं। तो बहुत ही सुपर जॉब है फीमेल्स के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी जो पोस्टिंग होती है ये सिर्फ डिविज़नल ऑफिस में होती है जहाँ पे कंट्रोल ऑफिस होते हैं, और डिवीज़न ऑफिस बहुत बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर होते हैं। तो आपका जो पोस्टिंग होगा एक बड़े शहर में होगा तो आपको एक सिक्योरिटी रहेगी। एक बड़े शहर में आपको अच्छा खासा एक रेलवे का क्वार्टर मिल जाएगा जहाँ पे आपको सारी सुख सुविधाएं रहेगी। इसके अलावा वहाँ का जो सिटी का एनवायरनमेंट है वो आपको मिल जाएगा। कहीं ऐसा नहीं कि जैसे स्टेशन मास्टर का जो ड्यूटी है ये किसी भी दूर दराज के स्टेशनों में आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, बट सेक्शन कंट्रोलर डिवीज़न ऑफिस में ही रहता है। तो मुझे लगता है कि ये फीमेल के लिए बहुत ही सुपर जॉब रहने वाला है। जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो सेक्शन कंट्रोलर है ये करते क्या है, क्या काम करते हैं। तो आपको बता दूं कि आपने अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान देखा होगा कि हमारी जो ट्रेन है उसको सिग्नल दे दिया है। तो जो सिग्नल देता है वो स्टेशन मास्टर देता है पैनल पर अपना बटन दबा करके, बट ये परमिशन वो सेक्शन कंट्रोलर से लेता है कि इस ट्रेन को सिग्नल देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। क्योंकि यही सेक्शन कंट्रोलर है जो कि डिसाइड करता है कि कौन सी ट्रेन को सिग्नल मिलना चाहिए, कौन सी ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा आपने स्टेशनों के या स्टेशनों के बाहर इंजीनियरिंग वर्क काम करते हुए देखा होगा। तो वहाँ के जो इंजीनियर हैं अगर कुछ काम करना होता है तो वो स्टेशन मास्टर से एक मेमो देते हैं कि हमें यहाँ पे काम करना है। तो यही स्टेशन मास्टर सेक्शन कंट्रोलर से अपना परमिशन लेते हैं कि 1 घंटे हमें काम है, तो 1 घंटे का वो ट्रैफिक ब्लॉक लेते हैं और उस बीच में काम करते हैं। तो ये डिसाइड सेक्शन कंट्रोलर करते हैं। इसके अलावा स्टेशन मास्टर अगर चाहता है कि किसी लोको पायलट को, ट्रेन के लोको पायलट या फिर ट्रेन मैनेजर को किसी भी प्रकार का अगर कोई हेल्प है या फिर उसको रिलीफ चाहिए तो ये लोग सेक्शन कंट्रोलर को मदद करने के लिए बोलते हैं। और सेक्शन कंट्रोलर अगर रिलीफ देना है तो उनको रिलीफ देने का काम यही लोग करते हैं। और ये बहुत ही एक जिम्मेदारीपूर्ण काम है और थोड़ा टेंशन वाला है। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन आपको नहीं चाहिए, तो आपको ये जॉब आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये अगर कुछ भी कम ज़्यादा हुआ तो ये तुरंत इनको पनिशमेंट भी मिलता है। तो अगर आप लाइफ में चैलेंजेस लेने वाले व्यक्ति हैं तो आपके लिए ये सबसे सुपर जॉब माना जाता है। तो बहुत ही डिटेल में मैंने सारी बातें किया है। आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके मुझे मोटिवेशन देना, और मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। और मैंने इस वीडियो में कुछ भी ऐसा छोड़ दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।